हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह बागड़ी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक कॉमर्स के नए टॉपिक की। ओके, ठीक है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट होता है मूल्यह्रास एवं संचय। ठीक है, यह आ गया अपना मूल्यह्रास एवं संचय, ये अपना चैप्टर है। ठीक है, तो अपन शब्दावली पढ़ते हैं। पहले शब्दावली देखते हैं। तो पहला आता है मूल्यह्रास की घटौती। मूल्यह्रास या घटौती, तो सबसे पहले समझना ये आवश्यक है कि मूल्यह्रास क्या है। तो देखो क्या होता है कि जब अपन कोई संपत्ति लेते हैं या कोई मोटरसाइकिल लेते हैं तो धीरे धीरे कमी आने लगती है। कहीं कुछ बिगड़ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। उसी प्रकार जो स्थायी संपत्ति होती है, जैसे भवन, भूमि, फर्नीचर, ये होते हैं, इनका निरंतर प्रयोग से इनकी कीमत में कमी आने लगती है ना, जिससे उसका बाजार मूल्य घटने लगता है। जैसे कोई गाड़ी आती है, कोई मशीन होती है, जिस प्रकार उसमें जंग लगने लगता है और वो खराब हो जाती है। इसी प्रकार जो स्थायी संपत्ति होती है उस पर भी धीरे धीरे प्रयोग करने से उसके मूल्य में कमी आने लगती है। तो यह कहला जाता है मूल्यह्रास। मतलब वस्तु पर मूल्य की कीमत घटना मूल्यह्रास कहलाता है। इसके बाद आता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डेप्रिसिएशन। इसके बाद आता है उच्चावान, उच्चावचन, इसे बोलते हैं फ्लैक्चुएशन। इसमें क्या होता है कि संपत्ति के बाजार मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव से। तो जैसे कोई ज़मीन होती है तो ज़मीन में बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है। इसी प्रकार जो बाइक होती हैं या मशीन होती हैं, तो भविष्य में प्रयोग करते करते उसका मूल्य कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी घट जाता है। तो कहलाता है उच्चमान। मतलब संपत्ति में मूल्य, संपत्ति के मूल्य का बढ़ना घटना उच्चमान कहलाता है। इसके बाद कहलाता है अप्रचलन। अप्रचलन मतलब होता है कि नए आविष्कार के कारण पुरानी वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे पहले राजदूत आती थी, तो राजदूत पहले चलती थी, लेकिन अब नई नई बाइक्स आ गई हैं, या फिर सुजुकी कंपनी हो गई, या फिर कार्स हो गई, तो नए नए मॉडल आने से पुराने मॉडल खत्म हो जाते हैं। इसे अप्रचलन कहते हैं, जैसे वो अप्रचलन की दशा में आ जाते हैं। इसके बाद होता है रिक्तीकरण। रिक्तीकरण क्या होता है कि खदानों में जो संपत्ति होती है, खदानों के रूप में जो संपत्ति होती है, उस खनिज पदार्थ को निकालने से खाली हो जाता है, उसे कहते हैं रिक्तीकरण। अपलेखन क्या है? अपलेखन कहलाता है एमोर्टेशन। मतलब जो अमूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति जो लिखी नहीं जाती है ना, मतलब जैसे ख्याति को नहीं लिखा नहीं जा सकता, राजस्व हो गया, व्यापार चिन्ह हो गया, ये अपलिखित की गई राशि है, समाप्त की गई राशि होती है ना। इसके बाद होता है अवशिष्ट मूल्य। अवशिष्ट मूल्य क्या होता है कि ह्रास योग्य संपत्ति का उपयोग जीवन में अंत में बचे हुए संपत्ति के मूल्य को अवशिष्ट मूल्य कहा जाता है। मतलब जैसे कोई मशीन है, वो यूज़ करते करते जंग लगते लगते खराब हो गई, लेकिन संपत्ति के मूल्य, जो जीवन के अंत में जो संपत्ति बची, जीवन के मतलब काम करते करते मशीन खराब हो गई और अंत में जो उसका मूल्य बचा, वो कहला जाता है अवशिष्ट मूल्य। अब आता है उपयोगी जीवन वर्ष। इस अवधि से है, यह उस अवधि से है जिसमें ह्रास योग्य संपत्ति उपयोग होने का अनुमान है। इसको होता है स्थायी किस्त पद्धति। स्थायी किस्त पद्धति क्या है? इस पद्धति में ह्रास संपत्ति की मूल लागत पर लगाया जाता है। मतलब जो डेप्रिसिएशन है उसकी मूल लागत पर लगाया जाता है। और ह्रास की मात्रा प्रतिवर्ष समान। मतलब अपन ने एक बार तय कर लिया कि साल में मशीन में 2000 का खर्चा है, तो 2000 रुपये हर साल डेप्रिसिएशन लगाते गए। इसके बाद घटती किस्त पद्धति। इसमें क्या होता है कि संपत्ति के खाते में प्रत्येक वर्ष जो अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो हर साल घटती रहे। जैसे अपन ने एक साल लगा दिया
कि मान लिया डेप्रिसिएशन 5,000 साल में लगेगा, इसके बाद 5 साढ़े 4,000 लगा दिया, 3,000 साल, तो वो डेप्रिसिएशन घटता रहता है ना। स्थायी किस्त पद्धति में क्या था कि इसमें उसी दर से अपन डेप्रिसिएशन लगाते, 5,000 लगा दिया मतलब हर साल 5,000 ही लगेगा। और घटती किस्त पद्धति में एक बार लगाया तो दूसरी बार घटता जाएगा, फिर तीसरी बार घटता जाएगा, चौथी बार घट जाएगा, हो सकता है फिर लगे ही ना डेप्रिसिएशन, है ना। इसके बाद संपत्ति निस्तारण खाता, ये क्या होता है, जब संपत्ति बेच दी जाती है तो बेची गई संपत्ति की लागत एक अलग से खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है, जिससे संपत्ति निस्तारण कहा जाता है। ठीक, इसका आता है मूल्य का ह्रास। मूल्य का अर्थ है तो स्थायी संपत्ति का बार बार प्रयोग करने से उसके मूल्य, मात्रा व गुणों में कमी आ जाती है और भविष्य में वह संपत्ति अनुपयोग हो जाती है, जिसका उसका बाजार मूल्य घट जाता है या शून्य हो जाता है या अकंचन रह जाता है, तो इसे मूल्यह्रास कहा जाता है। बही खाता की भाषा में इसे मूल्यह्रास, अवक्षयण, घटौती या घिसावट कहते हैं। ठीक, इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी गई हैं जो इस प्रकार है कि क्वार्टर के अनुसार संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे स्थायी कमी ह्रास कहलाता है। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी, है ना। तो अधिकतर परिभाषा जो पूछी जाती है वो होती है बॉटली बॉय और क्वार्टर के अनुसार। एक और मुनरो भी जो कई बार पूछा गया है, तो क्वार्टर के तो बता दी गई। बॉटली बॉय ने क्या कहा है, यह एक साधारण ज्ञान की बात है कि सभी स्थायी संपत्तियां जैसे प्लांट, फर्नीचर, भवन, मशीनरी, फर्नीचर जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उनके मूल्य में कमी आती जाती है और उनसे व्यापार में लगातार उपयोग करने से बेकार भी हो जाती है, यही कमी ह्रास कहलाता है। इनने ये परिभाषा दी है। मुनरो ने क्या कहा है, मुनरो ने कहा है कि घिसावट स्थायी संपत्ति की लागत के उस भाग को बताता है जो कभी वापस पाने योग्य नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं मूल्यह्रास की विशेषताएं। तो मूल्यह्रास की ने विशेषताएं बताई हैं। क्या विशेषताएं हैं कि स्थायी संपत्ति के संबंध से, मतलब मूल्यह्रास केवल स्थायी संपत्तियों पर ही लगाया जाता है, चल संपत्तियों पर नहीं। संपत्ति के मूल्य में लगातार कमी, अब मूल्यह्रास स्थायी संपत्ति के मूल्य में लगातार कमी होने को प्रकट, मतलब जो स्थायी संपत्ति होती है उसके मूल्य में लगातार कमी होती रहती है लगातार यूज करने से। व्यापारिक व्यय, अब मूल्यह्रास अन्य व्ययों की तरह एक आवश्यक व्यय है जिसका लेखा व्यापारिक रूप में किया जाता है, मतलब हर साल तय कर लिया जाता है इतना खर्चा आएगा, वो व्यापारिक व्यय हो जाता है। पुस्तकालय मूल्य से संबंध, अब मूल्यह्रास का संबंध संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य से होता है, ना कि बाजार मूल्य से, है ना। बाजार मूल्य में तो फ्रिज की कीमत है 5,000, लेकिन उपयोग करते करते उसके मूल्य की कीमत क्या बची, वो रहता है वर्तमान मूल्य से रहता है, ना कि बाजार मूल्य से। स्थायी कमी, अब मूल्यह्रास के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है स्थायी, जिसे पूरा करना असंभव होता है। अब मूल्यह्रास की उत्पत्ति के कारण, मूल्यह्रास क्यों होता है, तो पहला कारण है निरंतर प्रयोग से। अब जब प्रयोग करते रहोगे तो स्वाभाविक सी बात है उसकी कमी, गुण, घिसावट में कमी आएगी, है ना। हर साल उसका मार्केट मूल्य भी बदल जाएगा। इसके बाद है अप्रचलन। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मार्केट से बाहर होती हैं, जो अप्रचलन में हो जाते हैं, नए नए आविष्कार के कारण वो वस्तुएं अप्रचलित हो जाती हैं। जैसे पहले डब्बा वाला फ़ोन आता था, है ना, आजकल अपने पास मोबाइल है। पहले कंप्यूटर डेस्कटॉप आता था, आज के अपने पास लैपटॉप है। तो वो चीज़ें, मोबाइल, डब्बा, ये जो भी हैं वो अप्रचलित हो गई, मतलब मार्केट से बाहर हो गई और नए आविष्कार हो गए, है ना। तो इसके कारण भी मूल्य से वो बाहर हो जाते हैं, जिससे वो ह्रास में आ जाते हैं। इसके बाद समय व्यतीत होने पर, अब कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो समय विशेष के लिए उपलब्ध होती हैं, जैसे खदानें, पेटेंट संपत्ति आदि। इस प्रकार की संपत्ति में मूल्य जैसे जैसे समय अवधि व्यतीत होती है वो कम होती जाती हैं। एक खदान पर पट्टे 10 वर्ष के लिए, तो कभी कभी 50 वर्ष के लिए मूल्य आधा रह जाता है ना। इसका होता है समय व्यतीत होने के कारण ठीक हो गया। मूल्य पदार्थ की समाप्ति पर,
अब कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका निरंतर उपयोग से अपना मूल्य स्वरूप खोने लगती हैं, जैसे तेल के कुएं, खदानें, जंगल। इस प्रकार की संपत्तियां हैं जिनके दोहन से मूल पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे पदार्थ का दोहन होता है वैसे वैसे वो खत्म हो जाती हैं और कमी होने लगती है। अब होता है दुर्घटनाओं के कारण। अब संपत्तियों की दुर्घटना होने से भी उनके मूल्य में कमी हो जाती है। जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं जिनसे मूल्य में कम मूल्य में प्राप्त हो जाती हैं, जैसे बिजली गिरने से, बाढ़, भूकंप आने से, कभी कभी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होने से उनके दुर्घटनाओं से मोटरसाइकिल के रेट कम हो जाते हैं, है ना। इसके बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट से। अब विभिन्न कारणों से बाजार में संपत्ति के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। जैसे देखते हैं कि सुजुकी ने अपने मूल्य बढ़ा दिए, है ना। आजकल इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं तो उनके मूल्य के उनकी आ जाने के कारण पेट्रोल बाइकों में कीमत बढ़ गई है। जैसे इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रहे हैं तो इनकी कीमत बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिक कार की कीमत घट जाएगी। इस वजह से कानूनी अधिकार की अवधि समाप्त होने से। अब कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिनका जीवन काल निश्चित होता है, जैसे पट्टे हो गए, है ना। उदाहरण के लिए यदि कोई संपत्ति 2000 रुपये में 10 वर्ष के लिए पट्टे पर ली है तो प्रत्येक वर्ष उसके लिए 1/10 अर्थात 20,000 कम होता जाएगा, है ना। हर साल उन्हें 20,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद मूल्यह्रास आयोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो मूल्यह्रास आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य होता है लाभ हानि निर्धारण करना। स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, जो स्थायी संपत्ति होती है जो उसके मूल्य में कमी होती है तो वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में दर्शाई जाती है। इससे उस वर्ष का वास्तविक लाभ ज्ञात होता है। यदि ऐसा नहीं किया तो मशीन घिसावट से उत्पन्न हानि की गणना नहीं हो पाएगी, है ना। तो सही आर्थिक स्थिति। अब व्यापार की सही आर्थिक स्थिति जानने के लिए चिट्ठे में दर्शाए गए विवरण से होता है। अब जो स्थायी संपत्ति होती है, मशीन, भवन, फर्नीचर, दुनिया भर की चीज़ें घटा के बिना ह्रास घटाए दर्शाया जाता है। इसकी व्यवस्था लाभ हानि खाते से नहीं की जाएगी तो व्यापार का चिट्ठा सदृढ़ आर्थिक स्थिति नहीं बतलाएगा, जबकि वास्तविक वह दिखावा होगा। जैसे मशीन या संपत्ति पुरानी होने के बाद कीमत कम हो जाती है, इसलिए उनके मूल्य की कमी की व्यवस्था ह्रास के रूप में की जाती है। मतलब कहने का मतलब एक कोष बनाया जाता है, ह्रास कोष, या खाता खोला जाता है ह्रास कोष, जिससे मान लो संपत्ति में कमी आए तो ह्रास कोष के खाता से उसकी पूर्ति की जाती है। इसके बाद है उत्पादन व्ययों का सही लेखा। अब सभी संपत्ति का प्रयोग में आने के कारण घिसावट होती है, उनके व्यापार को लाभ होता है, इसलिए उनके घिसावट मूल्य की व्यवस्था व्यापारिक व्ययों के रूप में करना अनिवार्य होनी चाहिए। इसका एक लेखा नहीं किया गया तो उत्पादन व्ययों का लेखा अधूरा रह जाएगा। व्यापार में दर्शाना आवश्यक है। एवं संपत्तियों की पुनर्स्थापना के लिए अब व्यापार में जितनी भी कीमत की संपत्ति का प्रयोग किया जाता है वे कुछ समय बाद कार्य करना बंद कर देती हैं और वो मार्केट से बाहर होती है, दुर्घटनाग्रस्त नष्ट हो जाते हैं। तो व्यापारी के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटाई जाए। यदि वह रकम व्यापार से निकाले तो व्यापार के आर्थिक संकट आ जाएगा और इसलिए संपत्ति के जीवन काल में से ही लाभ में से ही मतलब व्यापार में जो संपत्ति होती है उनमें जो लाभ होता है उनमें से ही थोड़ी थोड़ी रकम निकाल कर वो बड़ी रकम व्यापार इकट्ठा कर लेता है। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बिना किसी परेशानी के वो नए यंत्र संपत्ति प्रतिस्थापित कर सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि संपत्ति पुनर्स्थापना के लिए मान लो व्यापार चल रहा है, व्यापार चलते चलते कोई दुर्घटना हो गई। अब व्यापारी सोचता है कि इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटाए, तो व्यापारी संपत्ति लाभ के काल में ही वह थोड़ी थोड़ी सी रकम जुटाकर एक कोष बना लेता है, जैसे ह्रास कोष कहा जाता है। मान लो भविष्य में मशीन खरीदने है तो ह्रास कोष से वो मशीनें खरीद सकता है। इसके बाद आता है पूंजी में कमी या वृद्धि में सुरक्षा। पूंजी की कमी के विरुद्ध सुरक्षा। अब संपत्ति का प्रयोग से उसके मूल्य में कमी हो जाती है। इस प्रकार बहुत सी इन्वेस्टमेंट पूंजी भी कम हो जाती है। इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट में की गई पूंजी कमी आ जाती है। अतः इस मूल्य की कमी की व्यवस्था करने और संपत्ति के मूल्य उसके वास्तविक मूल्य के बराबर कर लिया जाता है। ठीक है। वास्तविक लागत निकालने हेतु अब संपत्तियों के प्रयोग से लाभ में वृद्धि होती है।
अब इसके लिए मूल्य में कमी का लेखा उत्पादन की लागत निकालते समय किया जाना चाहिए। मतलब मूल्य की कमी को जो लेखा किया जाता है वो उत्पादन निकालते समय करना चाहिए, अन्यथा उत्पादित वस्तुओं की वास्तविक लागत ज्ञात नहीं हो पाएगी। इसके बाद आता है वैधानिक पूर्ति। वैधानिक पूर्ति क्या है? आवश्यक पूर्ति क्या है? व्यापारी द्वारा ह्रास की व्यवस्था किए जाने पर उसे आयकर के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है, इसलिए व्यापार ह्रास की व्यवस्था करनी चाहिए। वैसे भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि विभाजन योग्य आय की गणना करने से पूर्व संपत्तियों के ह्रास की समुचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जैसे इनकम टैक्स में भी दिया जाता है, इनकम टैक्स जब भरते हैं तो उसमें बताया जाता है कि क्या क्या खर्च किया, क्या क्या व्यय किया, इन सब की जानकारी होती है। इसके बाद व्यवसाय सुदृढ़ता हेतु। अब व्यापार की आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई प्रकार के गुप्त कोष बनाए जाते हैं। इस प्रकार के कोष में वृद्धि के लिए व्यापार एक ह्रास कोष भी बनाता है। मतलब कई छोटे भविष्य में मान लो नुकसान हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए कई प्रकार के छोटे छोटे कोष बनाए जाते हैं। मतलब पूंजी की एक मात्रा जमा कर लिया जाए ताकि भविष्य में मान लो मशीन खरीदनी है, नई संपत्ति भवन मशीनरी खरीदनी है तो उसके लिए उससे पैसे निकाल सकें। इसको आधुनिक मशीनों के क्रय हेतु। अब व्यापारी ह्रास की व्यवस्था कर अब जो व्यापारी होता है वो ह्रास की व्यवस्था कर रखे गए धन का प्रयोग आधुनिक मशीन को खरीदने के लिए करता है। मतलब जो भविष्य में जो नई नई मशीन है, जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, है ना, जो नई नई तकनीकी आ रही हैं, है ना, पुराना मॉडल हटाकर नई नई चीज़ों को प्रयोग करता है, नई नई मशीनें खरीदता है, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करता है ना, जिससे पूर्ति के लिए ह्रास कोष बहुत सहायक होता है। इनकी पूर्ति के लिए ह्रास कोष बहुत सहायक होता है। ठीक है। इसके बाद आता है मूल ह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो किसी भी संपत्ति पर प्रतिवर्ष कितना मूल ह्रास लगाया जाएगा, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यापार की आर्थिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है। तो मूल ह्रास की राशि को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? पहले संपत्ति की लागत। तो उस संपत्ति का वास्तविक मूल्य जान लेना आवश्यक है। मतलब जब किसी संपत्ति पर ह्रास डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उस संपत्ति पर मूल लागत या मूल वास्तविक मूल्य जान लेना आवश्यक है जिसका ह्रास निकाला जाने वाला हो। तो संपत्ति का मूल्य लागत बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस परिवहन व्यय और प्लस स्थापना व्यय। इस तरह हम संपत्ति की लागत मूल्य निकाल सकते हैं कि अपन ने खरीदी कितने में है, परिवहन में आने जाने में व्यय कितना लगा, स्थापना करने में व्यय कितना लगा। मान लो अपन ने खरीदी 5,000 में, आने जाने में लग गए 2,000 और स्थापना व्यय में लग गए 3,000, तो हो गया कितना 8,000। अब 8,000 पर अपन क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। इसके बाद आता है मरम्मत व्यय। जब तक मशीन चलेगी तब तक उसका अनुमानित मरम्मत व्यय अनुमान से पहले कर लेना चाहिए। मान लो अपन ने पेट्रोल पंप खोला, अब पेट्रोल पंप तो चलता रहेगा तो अपन को अनुमानित मरम्मत व्यय तय कर लेना चाहिए कि इतना मरम्मत लगेगी। हर साल या डेली 6,000 रुपये पेट्रोल आएगा, है ना। पता चला 6 महीने में मशीन खराब हो गई तो उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, तो उसका अनुमान अपन पहले से लगा लेते हैं। इसके बाद होता है संपत्ति पर किए जाने वाला पूंजीगत व्यय। अब व्यवसाय में कुछ मशीनें ऐसी होती हैं, कुछ मशीन इस प्रकार की होती हैं जिन पर मरम्मत के अतिरिक्त कई प्रकार की पूंजी खर्ची करने पड़ते हैं। ऐसी मशीनों का ह्रास निकालते समय इन व्ययों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, इन पर क्या होता है कि इन्हें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है ना, तो इन्हें हमेशा इन पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो इनका खर्चा निकालकर भी मूल्य ह्रास निकालना चाहिए। इसको आता है संपत्ति के जीवन काल में। अब अपक्षरण की रकम निर्धारित में संपत्ति के जीवन काल का महत्वपूर्ण सहयोग देता है।
इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। संपत्ति की जीवन का मतलब पता चला अपन ने जमीन खरीदी, अब अच्छा होते होते खत्म हो जाती है ना, तो उसके जीवन काल का भी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अवशेष मूल्य। अवशेष मूल्य क्या होता है कि ह्रास निकालने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किसी भी संपत्ति के अवक्षयण की रकम निश्चित करने के लिए उस संपत्ति के अवशेष मूल्य पर ध्यान रखना चाहिए। अवशेष मूल्य वह मूल्य होता है जो संपत्ति के बेकार होने के परिणाम स्वरूप उसे बेचने से प्राप्त होता है। मतलब पता चला तुमने कोई बाइक ली और तुमने 50 साल चलाई, ठीक है, और 50 साल बेचने पर जो मूल्य प्राप्त होगा वो अब अवशेष मूल्य कहलाया जाएगा, है ना। जैसे व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति मर जाने के बाद हड्डियां बचती हैं अवशेष में, उसी प्रकार संपत्ति होती है, संपत्तियां बेचने के बाद अवशेष बचते हैं, वो मूल्य कहा जाता है अवशेष मूल्य। इसलिए कंपनी अधिनियम का पालन करना है। अब कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 और 350 का पालन प्रत्येक व्यापारी को ह्रास की रकम निश्चित करते समय करना आवश्यक है। इसके बाद परिस्थितियों का ध्यान। अब संपत्तियों की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता रहता है। व्यापार की परिस्थितियों के कारण भी संपत्ति की कम या अधिक बोझ पड़ता रहता है। संपत्ति कितने समय प्रयोग होगा, वह कितने समय बेकार हो जाएगी, ह्रास की रकम निश्चित समय करते ध्यान रखना चाहिए। नए आविष्कारों का अनुमान। अब ह्रास की रकम करते समय हमें नए आविष्कारों को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए। भविष्य होने वाले नए आविष्कारों का अनुमान भी लगाना चाहिए। यह भी सोचना लेना चाहिए कि कब किस परिस्थिति में नए आविष्कार के कारण उसकी मशीन बेकार हो जाए, और कठिनाई आवश्यक होती है, वह आविष्कार सही अनुमान नहीं कर सकता, है ना। पता चला अपन खाद का प्रयोग कर रहे हैं, पता चला कुछ और नई खाद आ जाए, नई तकनीकी खाद आ जाए, है ना। अपन पता चल रहे कैंसर का इलाज कर रहे कहाँ से, इस अस्पताल से, पता चले नई तकनीकी आ जाए आविष्कार करने इलाज करने की। इसको होता है संपत्ति के इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला ब्याज। अब पूंजी का वह भाग जो संपत्ति खरीदने में लगाया गया है और उससे कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो निश्चित ही इस इन्वेस्टमेंट पर ब्याज प्राप्त होता है। अतः प्रति वर्ष संपत्ति के मूल्य में ब्याज जोड़कर मूल्य ह्रास की गणना करनी चाहिए, ठीक। इसको आता है मूल्य ह्रास व अप्रचलन में अंतर। तो मूल्य ह्रास में अप्रचलन क्या है? मूल्य ह्रास क्या है? मूल्य ह्रास स्थायी संपत्ति पर निरंतर उपयोग, दुर्घटना, समय आदि के कारण होता है, और अप्रचलन नए आविष्कारों के कारण जो वस्तुएं होती हैं वो प्रचलन से बाहर हो जाती हैं। निश्चितता, इसमें संपत्ति के मूल्य में निश्चितता कमी निश्चित है, मतलब जो संपत्ति है मूल्य ह्रास में संपत्ति के मूल्य में कमी निश्चित होती रहती है और इसमें कमी अनिश्चित बनी रहती है। इसका लेखा लाभ हानि खाते में किया जाता है। इसका पूंजीगत व आस्थगित व्यय माना जाता है। स्वभाव, इससे संपत्ति के उत्पादन की शक्ति में धीरे धीरे कमी आती है, और अप्रचलन से संपत्ति के मूल्य में एकदम से कमी आती है। निष्कर्ष, मूल्य ह्रास में अप्रचलन शामिल हो सकता है, लेकिन अप्रचलन में मूल्य ह्रास शामिल नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है मूल्य ह्रास और उच्चावान में अंतर क्या है। तो मूल्य ह्रास जो होता है निरंतर उपयोग, समय आदि के कारण मूल्य में होने वाली कमी, स्थायी कमी मूल्य ह्रास कहलाता है। उच्चावान, बाजार की संपत्ति में मूल्य में परिवर्तन को उच्चावान कहते हैं, कमी या उतार चढ़ाव को। निश्चितता, अब मूल्य ह्रास में स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी निश्चित होती है ना, और मूल्य ह्रास में संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी जो होती है वो निश्चित होती है, और उच्चावान में मूल्य ह्रास में होने वाली कमी अनिश्चित होती है कि कब कमी हो जाए, कब बढ़ जाए। मूल्य ह्रास का लेखा लाभ हानि खाते में किया जाता है, और इस प्रकार की कमी का लेखन नहीं किया जाता है। स्वभाव, इसमें संपत्ति के उत्पादन की शक्ति धीरे धीरे कमी आती है। मतलब संपत्ति जैसे खेत है, खेत का अपन धीरे धीरे उपयोग करेंगे, है ना, खाद डालेंगे तो धीरे धीरे अच्छा होता रहेगा। उसी प्रकार कंपनी होती है, कंपनी की संपत्ति में भी उत्पादन धीरे धीरे कमी आने लगती है। उच्चावान में संपत्ति के मूल्य में अस्थायी रूप से कमी आती है, मतलब स्थायी रहती, कमी बढ़ जाए घट जाए। निष्कर्ष,
मूल्यह्रास में अप्रचलन व उच्चावान शामिल हो सकता है, लेकिन उच्चावान में ह्रास व अप्रचलन शामिल नहीं किया जा सकता। अब प्रचलन व गत प्रयोग में अंतर क्या है? अब नई संपत्ति का आविष्कार के कारण पुरानी वस्तुएं प्रचलन से बाहर हो जाती हैं और गत प्रयोग समय के व्यतीत होने से पट्टे पर ली गई संपत्ति या ठेका आदि मूल्य में कमी हो जाती है। अप्रचलन में नई मशीनों की स्थापना की जा सकती है। इसमें पुरानी मशीनों के पुराने मॉडल से ही काम लिया जाता है। कार्यक्षमता, इसमें पुरानी मशीनें घिस जाती हैं और इनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसमें मशीनों को प्रयोग न करने पर भी मूल्य में समय व्यतीत होने पर कमी आ जाती है। मतलब मशीनों का अपन प्रयोग नहीं कर रहे तब भी इनके मूल्य में कमी आ जाएगी। निश्चितता, अप्रचलन में अनिश्चितता बनी रहती है और इसमें मूल्य की कमी निश्चित रहती है। ठीक है। अब मूल्यह्रास पद्धति ज्ञात करने की कई पद्धतियां हैं। पहली है स्थायी किस्त पद्धति, जिसे बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा है घटती शेष पद्धति, जिसे बोलते हैं रिड्यूस बैलेंस मेथड। तीसरा है वार्षिक वृत्ति पद्धति, जिसे बोलते हैं एन्युटी मेथड। चौथा है ह्रास कोष पद्धति, जिसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन फंड मेथड। पांचवा है बीमा पॉलिसी पद्धति, जिसे बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। और छठवां है वार्षिक मूल्य पद्धति, जिसे बोलते हैं एनुअल वैल्यूएशन मेथड। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।